अभी आज जुमे का दिन है, हम सब जुमा पढ़ के आ चुके हैं, बच्चे सारे अली अजान भी आ गए हैं। अभी कमरे में स्कूल से ले आए थे, खाना शाना इन लोगों ने खा लिया है। मैं थोड़ा लेट हो गया था, मेरा वॉलेट गुम हो गया था आज, तो उसके सर्च करते करते जो है ना काफ़ी परेशानी रही है। कल गए हम शाम को कहीं शॉपिंग करने के लिए, तो अल्लाह ही जाने कहीं गिर गया मैंने कि उसमें जो है ना कार्ड थे मेरे, उनको ब्लॉक श्लॉक किया है अभी, तो उसी टेंशन में ही जो है ना अभी खाना लेट हो गया था मेरा। तो बेगम अभी चाय बना के लाई थी, मैंने कहा थोड़ा सा खाना भी खिला दें, क्योंकि खाली पेट तो चाय पीने को दिल नहीं कर रहा था। तो अभी सैंडविच मैंने कहा बेगम को कि सैंडविच मुझे बना के एक दे दें, सैंडविच जो है ना खाते हैं। है ना, सैंडविच भी मेरा आ चुका है, लेकिन एक छोटी सी चपाती जो है ना, कड़ी पकौड़ा बना था तो रहा नहीं गया, मैंने कहा वो भी थोड़ी सी खाते हैं, चपाती और थोड़ा सा सैंडविच लूँगा मैं। ये चपाती देखें मेरी, इतनी सी चपाती है बस, इंडियन चपाती है बिल्कुल। ये लेंगे और साथ में सैंडविच और चाय पीते हैं, इसके बाद फिर जो है ना कह रहे थे मिमी जो है ना, वो कह रही थी कि अब बाबा इंडोनेशिया नहीं, हम लोग बैरियर टाउन चले जाएँ लाहौर में, वहाँ जाकर डक्की भाई के पास रहे हैं, डक्की भाई से मिलना है मैंने। अच्छा, सुबह हमारा जो है ना अभी वॉलेट मेरा गुम हो गया था, तो मैंने बैंक के कार्ड वगैरह थे, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस था, मेरा आईडी कार्ड की कापी थी और कुछ चीज़ें थी, वो मैंने ब्लॉक करा दी सारे। उससे फ़ारग हो गए। PTCL का हमारे साथ अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम, वो PTCL वाले जो है ना, मैंने जब से नेट लगवाया हुआ है, वो तकरीबन हर 6 महीने के बाद कुछ ना कुछ बढ़ा देते हैं खुद अपनी मर्ज़ी से। अभी क्या किया उन्होंने, बिल तो बढ़ाया ही बढ़ाया, उन्होंने साथ स्पीड भी बढ़ा दी अपनी मर्ज़ी से, और स्पीड तो आती नहीं हमारे यहाँ पे। कॉपर वाला जो कनेक्शन है, कॉपर यानी कि फ़ाइबर नहीं है, फ्लैश फाइबर अभी नहीं आया। तो उन लोगों ने क्या किया कि खुद अपनी मर्ज़ी से ना 5 MBPS स्पीड भी बढ़ा दी और साथ में कोई 700-800 रुपया बढ़ा दिया। मैंने जब पूछा, मैंने कहते नहीं हमारा मिनिमम पैकेज इतना ही कर दिया, अभी इससे कम नहीं हो सकता। फिर खैर आपको तो पाकिस्तान में जो है ना डिफरेंट तरीके से काम करना पड़ता है। जब हमने जेन्युइन तरीके से काम किया तो फिर वो उन्होंने फिर दोबारा सारा कुछ रिवर्स हो गया वो। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, आपको नहीं पता, यानी कि आगे तो मुझे और बताया भी नहीं किसी बंदे ने। बिल आया तो मुझे पता चला कि वो बिल जो है ना बढ़ गया। मैंने ये क्या मसला हुआ, मैंने कॉल की सर्विस सेंटर को, कहते जी ये मसला हमने बढ़ा दिया, सबका बढ़ा दिया हमने। तो उसके बाद जो है ना फिर हमने सोचा कि मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अभी मैंने इंडोनेशिया के वीज़े के ऊपर जो वीडियो डाली थी, तो अभी 3 एजेंट्स के साथ मेरी बात हो रही, जो यानी कि 2 वीज़े वगैरह अरेंज करते हैं, फर्म वगैरह रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जो उन्होंने मेरे रेट दिए हैं ना, वो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ हाँ, शायद। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि अगर आपके पास भी कोई अच्छा ऑप्शन हो, कोई आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिले तो हमें भी बताएं। हमें काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, हमें सजेशंस तो लोग दे ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ लोग काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो परेशान हैं। पूछ भी रहे हैं कि हम लोग भी जाना चाहते हैं। अगर आप जाएंगे तो हमारे लिए एक गाइडलाइन बन जाएगी कि अगर कोई बंदा जाता है तो ज़ाहिर सी बात है आपको थोड़ा सा तरीक़ेकार का भी आइडिया हो जाता है, उसके खर्चे का भी, और किस तरीके से होना। और अभी हमने बात ही शुरू किया, ये तो नहीं है कि हमने अभी सोचा है तो हम फ़ौरन से उठे। कई लोग तो इस तरह का सोच रहे हैं, वो कहते हैं कि हमने कल का है तो आज ही हम पाकिस्तान छोड़ के जो है ना फ़ौरन से सारा कुछ ख़त्म करके और फिर चले जाए। ऐसा नहीं होता है, इस काम के लिए अच्छा खासा टाइम लगता है, सोचना समझना पड़ता है। हमने ये एक शहर से दूसरे शहर जाना हो, या इवन आपने कहीं अपने रिलेटिव के घर भी जाना हो ना, तब भी आप प्रॉपर एक दफ़ा प्लान करते हैं, अपना टाइम सोचते हैं, उनके बारे में भी सोचते हैं कि अगला बंदा घर मौजूद होगा या नहीं। तो उसी तरीके से हम लोगों ने भी, जब ज़ाहिर सी बात है अपना कंट्री छोड़ना है, तो अच्छे तरीके से सोचेंगे समझेंगे और उसके बाद जाएंगे। अभी हम लोगों ने जो शॉर्ट लिस्ट हो रहे हैं हमारे जहन में, जो ममालिक के नाम है, अभी हम उन पे काम कर रहे हैं, सबके बारे में डिटेल ले रहे हैं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लिए के सारा काम करके, और उसके बाद फिर जाएंगे। जिन जिन की अभी हमें पता चल रहा है वो आपको जिन आगे जिनकी नहीं, बताएंगे। बस सिर्फ इंडोनेशिया की हमें जो 3 एजेंट्स के साथ मैंने फ़ाइनल बात की है, उन लोगों के जो रेट्स आए हैं हमारे पास, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ उनके रेट्स वगैरह शेयर कर दें। और जो एक अजीब चीज़ हमें पता चली है वो भी, यानी कि वो ये है कि इंडोनेशिया में जो है ना, जब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक इन्वेस्टर वीज़ा पे एक कंपनी रजिस्टर्ड करता हूँ, कंपनी रजिस्टर्ड करने के बाद मैं उस कंपनी में काम नहीं कर सकता। ये भी एक स्ट्रेंज चीज़ पता चली। और जो कंपनी मैं रजिस्टर करता हूँ उस कंपनी में मैं बैठ नहीं सकता, उसमें बंदे हायर करके उसमें फ़र्दर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अब मैं आपको ख़र्चा इसका बताता हूँ कि आपको टोटल कितना ख़र्चा आएगा, यानी कि फैमिली इमिग्रेशन करवानी है अगर आपने या कंपनी खोलनी है इंडोनेशिया के अंदर, तो कितना ख़र्चा आएगा। उसकी डिटेल ये है कि अगर आप लोगों ने कोई उधर कंपनी बिज़नेस यानी कि इन्वेस्टर वीज़ा लेना है, तो इन्वेस्टर्स वीज़ा 1 साल का भी मिलता है, 2 साल का भी वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा आपको मिलता है, इन्वेस्टर वीज़ा कह लें। तो उसके जो चार्जेस हैं उस इन्वेस्टर वीज़ा की बेस पे आप अपनी फैमिली को कॉल कर सकते हैं, उसके अलग चार्जेस हैं। जो इन्वेस्टर वीज़ा मुझे जो लोग 3 एजेंट्स ने मुझे, ज़ीशान ने मुझे रेट दिया था 5 लाख रुपया, यानी कि उसमें 2 साल का वीज़ा था, और 2 साल का यानी कि आपका वीज़ा था। 2 साल के वीज़े के साथ जो है ना आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी, वहाँ पे कंपनी खोलेंगे। लेकिन ये डिटेल मेरे साथ उसने भी शेयर नहीं की थी कि आप कंपनी में काम नहीं कर सकते, आप उसमें कुछ भी बिज़नेस इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, ये
सिर्फ कंपनी खोलने का यानी कि 5 लाख रुपया है, और दूसरे एजेंट ने मुझे, एक ने 6 लाख रुपया दिया, एक ने $6.5 लाख रुपया मुझे दिया, एक ने $3,000 भी मुझे दिया, यानी कि $3,000 उसने कॉस्ट दिया डॉलर के अंदर के $3,000 में आपकी कंपनी खोल देंगे। अच्छा, उसमें ये सारे जो है ना विदेश में सिर्फ जो बंदा इन्वेस्टर होगा वो बंदा जो है ना उसका वीज़ा 2 साल का होगा, इंक्लूडेड होगा। बाकी उसने अगर फैमिली बुलानी है उसके लिए सेपरेटली उन्होंने हमें रेट दिए हैं। एक बंदे ने हमें 3 लाख रुपया पर हेड रेट दिया कि बच्चे हैं, वाइफ है आपकी, जितने बंदे होंगे पर पर्सन 3 लाख रुपया, यानी कि वो 2.5 लाख से 3.5 लाख की रेंज में 3 रेट हमें मिले हैं, जो कि जितने बंदे ऐड होते जाएंगे वो 3 लाख रुपया पर हेड के हिसाब से एडिशनल वो आप उनको कॉल कर सकते हैं अपने साथ बैठ के, और वहाँ पे जो खर्चा आपका होगा वो एडिशनल आपको सब लेके जाना है। और वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ कंपनी खोली है आपने, उसके अंदर जो है ना वाकई आप जितने मिलियंस की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो कर सकते हैं। ये यानी कि ये जो है ना जितनी, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं सबसे लोएस्ट के साथ भी जाता हूँ तो 6 लाख रुपया वो लेके जाता हूँ। 6 लाख मेरा हो गया, 2 साल का मुझे इन्वेस्टर वीज़ा मिल गया। उसके बाद मेरे 4 फैमिली मेम्बर होना, चारों का जो है ना 4 और 4 मल्टीप्लाई बाई 3 का 12 लाख, 12 और 6 जो ना 18 लाख रुपया सिर्फ जो है ना ये हमारा वीज़ा की जो है ना वीज़ा लेने के लिए सिर्फ यूज़ होगा। 18 लाख रुपये, इसमें टिकट्स शामिल नहीं है अभी, इसमें टिकट्स आएंगी, प्लस टिकट्स के साथ आपकी जो है ना बाकी ट्रैवलिंग, बाकी जो भी कुछ आपने लेके जाना वो सेपरेट है। उसके बाद वहाँ जाके आपने जो फूड, आपने जो रेंट करना है घर, आपने जो चीज़ें बाकी अरेंज करनी वो सारी इससे एक्स्ट्रा हैं। यानी कि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये इतना भी आसान नहीं है जितना लोग कहते हैं ना कि बड़ा सस्ता है इंडोनेशिया का वीज़ा। तो यानी कि 18 लाख रुपये के सिर्फ वीज़े आएंगे आपकी फैमिली, अगर 5 लोगों की फैमिली है जैसे मेरी है, 18 लाख रुपए के आपके वीज़े आएंगे। और आपकी टिकट्स जो है ना वो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, जाके देखें 1 वे टिकट लेनी है कितने की मिलेगी। उसमें गवर्नमेंट ने अभी हमारा जो है ना विद होल्डिंग टैक्स डाल दिया, वो मेरे ख्याल 40-50 हज़ार पर हेड विद होल्डिंग टैक्स है टिकट के अंदर, जो टिकट होगी प्लस उसमें विद होल्डिंग टैक्स भी लगेगा पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए। ये आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट होगी, वहाँ जाके आपने घर ढूंढना है, घर ढूंढ के उसके बाद घर की जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो लेनी है, अरेंज करना है सारा कुछ। उसके लिए आपको सेपरेट जो है ना अच्छा खासा एक फ़ाइनेंस दरकार है। और ये हो गया अब वीज़े की कॉस्ट की, आपको मैंने बता दिया कि ये फैमिली क्या होगी, 4-5 लोगों की फैमिली के ऊपर वीज़े की कितनी कॉस्ट आएगी। अब इसके अलावा जो फर्दर जो हमने वर्किंग की है ना कि आप बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे पाकिस्तानी स्कूलों में पढ़ते हैं, यहाँ पे ऑक्सफोर्ड का या पाकिस्तानी मिक्स इंग्लिश करिकुलम है वो पढ़ाया जाता है। तो आपके बच्चे वहाँ पे इंग्लिश स्कूलों में अगर पढ़ेंगे उनकी बहुत ज़्यादा फ़ीस है। आप ऐसे अंदाज़ा करें कि $300-400 जो है ना पर एक बच्चे की फ़ीस है वहाँ पे, अगर आप यानी कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। अगर आप उनके नेशनल करिकुलम के साथ पढ़ेंगे तो आप बच्चों को जो है ना उनकी इंडोनेशिया की जो लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए, जो कि मेरे बच्चों को नहीं आती, वो आपको सीखनी पड़ेगी। वो बड़ों के लिए तो 4 से 6 महीने उन्होंने लिखा कि 6 महीनों में सीख जाता है बंदा, लेकिन बच्चों के लिए मुझे आइडिया नहीं बिल्कुल भी। अगर आपने फ्री के स्कूल उनके अवेल करने हैं तो उन इसके अंदर भी 2 टाइप की कैटेगरी हैं कि जो कि ओरिजिनल इंडोनेशियन जो लोग हैं ना उनके जो स्कूल हैं उसके अंदर फॉरेनर के बच्चे नहीं पढ़ सकते, उनके सेपरेट स्कूल हैं। वो पता नहीं कोई इस्लामी स्कूल है जहाँ जिसके अंदर वो मिक्स्ड एजुकेशन, अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में तो मुझे भी नहीं पता, वो जाएंगे तो आपको मैं एक्चुअल बता सकूँगा, लेकिन मैं आपको जो एक क्लैरिटी के साथ बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे जो एजुकेशन है बच्चों की वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। किस वजह से? लैंग्वेज की वजह से। इंग्लिश स्कूल कॉस्टली हैं, यानी कि मेरे 3 बच्चे स्कूल जाते हैं तो $1,000 मुझे इनकी नॉर्मल से स्कूल यानी कि जो स्कूलिंग है उनके लिए $1,000 मुझे सिर्फ इनकी स्कूलिंग का चाहिए। खाना पीना, रहायश, ग्रॉसरी, हर चीज़, रेंट, बिजली, गैस, इनके बिल वगैरह सारे सेपरेट हैं। तो आप खुद कैलकुलेट करें कि इंडोनेशिया जो है ना इतना भी सस्ता नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं कि बहुत सस्ता है। ठीक है, सारी चीज़ें हैं। तो अभी ये सारी फैक्ट एंड फिगर्स हैं आपके सामने मैंने रखे हैं, ये प्रॉब्लम है। बाकी ये है कि बहुत सारे लोगों ने और भी हमें कहा था कि उसमें ये प्रॉब्लम है, इंडोनेशिया में ये प्रॉब्लम, लेकिन सबसे बड़ा जो मुझे प्रॉब्लम लगा ना कि इंडोनेशिया में एक तो लैंग्वेज का बैरियर है कि वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज स्कूलों में जाना है तो $300 जो है ना मिनिमम $300 से $400 की रेंज में आपको स्कूल मिलेंगे। दूसरा ये है कि बाकी सब हमारा जो खर्चा है ना वो सेपरेट है, यानी कि लोग जो दिखाते हैं ना कि 5 लाख में 10 लाख में आप इंडोनेशिया आ जाएंगे, वो सिर्फ एक बंदा आएगा इन्वेस्टर वीज़ा के ऊपर, वहाँ पे जाकर उसमें अपना जो खाना पीना रहा सब कुछ वो सेपरेट है। तो बाकी जो है ना इसके इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इसी कैटेगरी की और भी कंट्रीज़ जो है ना अभी लिस्ट के अंदर जो है ना उनके साथ भी चल रही है। जैसे जैसे फर्दर इन्फॉर्मेशन आएगी जो कंट्रीज़ हम आ रहे हैं तो आपके साथ वो पास ऑन हम करते रहेंगे। तो ये थोड़ी अपडेट देने का मतलब आज जुम्मे का दिन था, मैंने सुबह एक वीडियो डाली थी, वो तो सिर्फ वीडियो थी। मैंने भाई ने मुझे बहुत अरसे से एक रिक्वेस्ट की हुई थी कि वो बंदा जो ना हमारे पास है एक उसकी आप गारंटी कर दें, वो बेचारा अपने घर नहीं जा सकता, ज़हनी तौर पे जो ना माजूर है। तो उसकी वीडियो के लिए मैंने सुबह वाली वीडियो डाली थी, उसमें कुछ 7 क्लिप थे, कुछ हमने घर के काम किए थे। कल की वीडियो, आज की वीडियो ये वाली है जी, जो कि
अभी बन रही है। पता चली है कि वहाँ पर जो है ना वो आटे का इशू है। हम पाकिस्तानी अवाम है जो कि सारा दिन 2 से 3 टाइम रोटी खाने वाले बंदे हैं। वहाँ पे लोग जो है वो ज़्यादा चावल पसंद करते हैं, और चावल भी वो है जो हम यूएई में भी रहे हैं, सऊदीया में भी रहे हैं, एक लेसले थोड़े से चिपचिपे टाइप के चावल होते हैं जो कि हमने कभी खैर टेस्ट भी नहीं किए। पकते हुए देखे हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी मिलते हैं, लेकिन वो हमारे बासमती राइस के जैसे नहीं होते। उनका टेक्सचर जो है बिल्कुल चेंज होता है। हो सकता है बासमती राइस भी वहाँ पर मिलते हों, इतना ज़्यादा मुझे आइडिया कोई नहीं है उसके बारे में। लेकिन ये है कि आटा वो बड़ा मुश्किल काम है और वो मिलता भी रेयर। अब ये नहीं पता कि किस तरीके से वो अरेंज करते हैं लोग, लेकिन रोटी के बगैर है ना मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल है। और सबसे मेन जो है मुझे अभी तक का इशू जो फील हो रहा है ना वो खाने में इसी चीज़ खाने का भी है, क्योंकि वो जो बासमती राइस का और वो चावल नहीं बंदा खा सकता ज़्यादा दिन, हम लोग तो नहीं खा सकते, पर वो उसका आटे का भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन होगा। अगर आप लोगों को है इन सारे जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने आप तक पास किया, अगर इसमें आपको लगता है कुछ यानी कमी पेशी है कोई, यानी कि हमें गलत चीज़ पता लगी है तो लाजमी हमें करेक्ट करें जो लोग भाई वहाँ पे रहते हैं, इंडोनेशिया वाले आइडिया होगा ना। हाँ, जो काफ़ी सालों से कुछ लोगों ने हमें कमेंट किया था कि काफ़ी सालों से वो लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं इन्फॉर्मेशन, तो आप काइंडली हमें कुछ इन्फॉर्म किए फर्दर कि ये सारे हमारे जो खदशात हैं या जो हमें जो पता चला है एजेंट्स के थ्रू, ये सारी ठीक है या कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।